डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेस ऑफ रघुवंशी नीट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि इक्विलिब्रियम के बारे में तो हमें पहले ही से पता है और वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही बता दिया गया है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रखी रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे ही चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि बॉडी रेस्ट पे भी इक्विलिब्रियम में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन पे भी इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें हल्का सा एनर्जी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना होगा। और एनर्जी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हम डेली का एग्जाम्पल हम लेंगे। जब हम सुबह फ्रेश होकर तैयार होते हैं, एक तो एकदम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और एकदम एक्टिव मोड में होते हैं काम पे निकलने के लिए, ठीक है। तो उस समय हम स्टेबल अपने को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तुरंत भाग दौड़ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब रात में थक के एकदम चूर हो जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी जो है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी एनर्जी एकदम से कम हो गई, सारी एनर्जी निकल जाएगी, ये तो नहीं कहेंगे वरना तो हम ढेर हो जाएंगे, ठीक है। हमारी जब हम रात में थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम लो पे पहुंच जाती है, तब हम कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं। तो उस समय हम कहेंगे कि हम एक स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारी एनर्जी मिनिमम होगी तब हम स्टेबल कंडीशन में होंगे, और जब फुल ऑफ एनर्जी होंगे तब स्टेबल कंडीशन में नहीं होंगे। इसको हम इस कर्व से समझ सकते हैं। ये कर्व हमने बनाया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ठीक है। तो नॉर्मल केस में दो एटम्स के बीच की दूरी ये होती है जब एटम की पोजीशन इस जगह पे होगी इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में, ओके। अब अगर इस एटम को खींच के दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस एटम की पोटेंशियल एनर्जी हम एक्चुअली में बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, और जब बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इन दो एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, जो कि इस एटम को जिसको हम खींच के दूर ले गए थे फिर यहीं पर लाने की कोशिश करेगा। और या फिर इस एटम को अगर हम प्रेस करके यहां तक लाने की कोशिश करेंगे, तब अगेन हम इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व के से देखेंगे कि एटम की एनर्जी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इन दोनों एटम्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो कि इस एटम को जिसको कि हमने डिस्प्लेस करने की कोशिश की थी वापस अपने स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब ये दो एटम्स या कोई भी दो एटम्स जब इस डिस्टेंस पे हैं, जो कि जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तब दोनों के बीच में स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एटम्स इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हैं, ओके। और या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि ये दोनों एटम्स इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि केवल ये एटम इक्विलिब्रियम स्टेट में है अगर हम मान लें कि ये वाले एटम को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब एटम की पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे U जो है पोटेंशियल एनर्जी है, जब एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे होगी या फिर मिनिमम होगी, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में, डेली एग्जाम्पल में हमने कहा था कि जब मिनिमम एनर्जी होती है तब हम स्टेबल कंडीशन में होते हैं, उसी तरीके से एटम की जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तब एटम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ओके। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी तो इस जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट की जो स्लोप होगी, यहां पे इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो 0 होगी, ओके। और हमें मालूम है कि किसी भी कर्व पे जो स्लोप होगा वो dy बाई डी एक्स होता है, जहां पे ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस है, मतलब u एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। और इस स्लोप की जहां पे एटम की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और जिस जगह पे एटम इक्विलिब्रियम पे है ना, उसकी स्लोप 0 है।
तो इस केस में जो स्लोप होगी वो होगी du/dx, और जब पोटेंशियल स्लोप जीरो है तो du/dx जीरो हो गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम के लिए अगर du/dx जीरो है तो उस केस में वो एटम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो ये वन एंड फर्स्ट कंडीशन हो गई कि एटम की किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए, कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे अगर होना है तो उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ओके, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक ये प्लेन फील्ड बनाई है, ये कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहां से हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये ढलान शुरू हो गई है और ये गड्ढा बन गया, और गड्ढा बनने के बाद फिर इस सरफेस को उठाते चल गए तो ये देखिए पहाड़ बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 बॉल्स कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करते हैं फर्स्ट बॉल ये है, सेकेंड बॉल ये है, थर्ड बॉल ये है और फोर्थ बॉल ये है। ठीक है, अब अगर इस सरफेस के कर्व को, हालांकि ये सिंपली जमीन है ना, प्लेन जमीन है, यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन इस सरफेस के कर्व को अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से इक्वेट करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जब बॉल यहां पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, तब टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्लोप जीरो है। इस जगह पे है तब भी स्लोप जीरो है टेंजेंट का। इस जगह पे जब है, जब एकदम लोएस्ट पोजीशन पे है गड्ढे में, तब भी जो है टेंजेंट का स्लोप जीरो है, और जब इस जगह पे है तब भी टेंजेंट का स्लोप जीरो है। तो अगर हम इस वाले एटम्स के केस से हम इक्वेट करते हैं तो हम उसके हिसाब से पाएंगे कि ये सारी ही बॉल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व मान लें, और मान भी सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि जब हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जब हाइट ज्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जब हाइट मीडियम पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मीडियम होगी। ठीक है, तो अगर इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व मान ले तो उसके हिसाब से जिन जिन पॉइंट्स पे ये बॉल्स रखी हैं उन पॉइंट्स पे du/dx बराबर जीरो है। ओके, अब अगर हम इस बॉल पे नजर डालेंगे और इसको हल्का सा हम धक्का दे देंगे फर्स्ट बॉल पे, तो ये आगे जाके थोड़ा सा ये फिर रुक जाएगी। ठीक है, रुक गई का मतलब सबसे पहली चीज तो हुई कि इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, मतलब हाइट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ही इसकी सेंटर ऑफ मास रहेगी। ठीक है, और ये जो बॉल है यहां पर इक्विलिब्रियम में थी, और हल्का सा ढकेलेंगे तो थोड़ा दूर आगे जाके भी ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसमें इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब इन बॉल्स पे आते हैं हम, सेकंड बॉल और थर्ड बॉल पे। ठीक है, तो सेकंड बॉल अभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन हल्का सा अगर इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये नीचे गिरती चली जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इस बॉल की इस कंडीशन में अगर डिस्टर्बेंस हल्का सा करेंगे तो डिस्टर्बेंस करने के बाद फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन डिस्टर्बेंस करने की हल्का सा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे की ओर भागता चला जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वापस ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में। सिमिलर कंडीशन इस केस में भी है। इस बॉल को अगर इधर हम हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो इधर गड्ढे में गिर जाएगी, इधर डिस्टर्ब करेंगे तो इधर ढलान से नीचे गिर जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस तो हो जाएगा लेकिन वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, जबकि ये सेकंड और थर्ड बॉल इनिशियली इक्विलिब्रियम पे थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को, जिसमें ये सेकंड और थर्ड बॉल हैं, इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ बॉल पे। फोर्थ बॉल पे हम देखेंगे इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, ये ऊपर जाएगी लेकिन फिर नीचे आ जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है,
लेकिन सेंटर ऑफ मास में ये भी टेंडेंसी है कि ये वापस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ वापस आ जाएगा। उसी तरीके से हल्का सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर ये ऊपर जाएगा और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास की फोर्थ बॉल के केस में टेंडेंसी है कि ये वापस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बॉल स्टेबल कंडीशन में है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इस फोर्थ बॉल का इक्विलिब्रियम जो सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से यहां पे हमने एटम्स के केस में समझा था। ओके, तो अभी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में फिर अगर हम इससे समझने की कोशिश करें कि हम ये कैसे बताएंगे मैथमेटिकली कि कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर यही टेंजेंट और स्लोप का सहारा लेंगे। हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, अच्छा अभी हमको मालूम है कि ये बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली ये एटम भी जब इस जगह पे होगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व में, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले एटम को, मान लिया हमने इस एटम को यहां पे बना दिया जैसे ये फोर्थ बॉल रखी हुई है। अब इस एटम को अगर हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब इस एटम को इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये वापस एटम अपनी जगह पे आ गया। ये हम लोगों ने समझा था, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है जो कि एटम को अपने ओरिजिनल कंडीशन पे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस जगह पे जो टेंजेंट हम अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये थी और जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो स्लोप जो है, सॉरी, इनिशियल कंडीशन ये थी और जब हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि फाइनल स्लोप पॉजिटिव है और इनिशियल स्लोप जीरो है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकल आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और पॉजिटिव माइनस जीरो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होगी तब d2u बाई dx स्क्वायर, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ du बाई dx। ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो du बाई dx बराबर जीरो होना चाहिए, और अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो d2u बाई dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, देखिए यहां पे स्लोप जीरो है। ठीक है, और जैसे ही इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, उधर स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहां पे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि फाइनल नेगेटिव है, इनिशियल जीरो है, माइनस और माइनस जीरो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए निकाला था। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में d2u बाई dx स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस में। अब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्लोप जीरो है, हल्का सा हमने डिस्टर्ब किया, बॉल यहां पर आ गई, यहां पर भी स्लोप जीरो है, दोनों ही जगह पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्लोप जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि दोनों ही जगह पे स्लोप जीरो है। ठीक है, तो इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, d2u बाई dx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, और ये हमारा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। तो अब हमारी ये कंप्लीट कंडीशन बन गई। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो du बाई dx जीरो होगा,
अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो d2u by dx ग्रेटर देन 0 होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा, और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है तो d2u by dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 होगा। थैंक यू।